नमस्ते मित्रों। श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 15 जिसका नाम है दाजू। लेखक है शेखर जोशी। साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों अब हम इस कहानी के बारे में समझेंगे। बच्चों इकाई 15 जिसका नाम है दाजू। बच्चों दाजू का मतलब है बड़े भाई, बराबर। तो लेखक है शेखर जोशी और साहित्य प्रकार है कहानी, बराबर। तो बच्चों अपनत्व भरे द शब्द अपरिचित व्यक्ति को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजू कहानी का केंद्र बिंदु है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेखक शेखर जोशी का परिचय देखते हैं। तो बच्चों शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के अलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। शेखर जोशी ने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। शेखर जोशी के चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नवरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। बच्चों अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। बच्चों चौक से निकलकर बाईं ओर बड़े साइन बोर्ड वाला जो कैफे था, वहाँ पर जगदीश बाबू ने एक लड़के को देखा है, पहली बार जिसे जगदीश बाबू ने देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाप आंखें। बच्चों सफाप का मतलब है अति स्वच्छ, निर्मल, उजली आंखें, बराबर। तो गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाप आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। बच्चों शिथिलता का मतलब है आलस्य, बराबर। तो उन बच्चों में जरा भी आलस्य नहीं दिखाई दे रहा था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष की ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी, बराबर। तो बच्चों जब जगदीश बाबू चौक से निकलकर एक साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे पर आता है, तब जगदीश बाबू ने पहली बार एक बालक को देखा,
बराबर। और उनका चित्रण किया है यहाँ पर कि वो गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में अनोखी मस्ती, पर वो जरा भी शिथिल नहीं था, यानी कि उनमें जरा भी आलस्य दिखाई नहीं देता था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होंगी। उस बच्चे को देखकर जगदीश बाबू को लगता है कि वो बच्चा केवल 9-10 वर्ष का ही था। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का आर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। तो अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू उस कैफे यानी कि होटल में प्रवेश करता है, बराबर। और वहाँ पर वो लड़का जो था वो मेज यानी कि टेबल पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास के कोने की टेबल पर जगदीश बाबू जाकर बैठा तब वो बालक उनके सामने ही खड़ा था, और ऐसा लगता था जगदीश बाबू को कि वो लड़का मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो, और वह कुछ बोला नहीं। कौन? वो बालक कुछ भी नहीं बोलता, और नम्रता प्रदर्शन के लिए वो थोड़ा झुकता है और मुस्कुराता है, और उसके उसी मौन से जैसे सारा मीनू समाहित था। और वो बालक बोलता है, सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है, और पलक झपटते ही चाय लाकर हाजिर हो जाता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विच्छह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने मनुष्यों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को बड़ी विचित्र कहा है, बराबर। तो लेखक ने क्यों मनुष्यों की भावनाओं को विचित्र बताया है? तो कि मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन यानी कि सुनसान, बराबर। निर्जन का मतलब है कि सुनसान। तो जब कभी कभी उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकाकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच, यहाँ पर शब्द है कि जनरवमय, जिसका मतलब है कोलाहल
पूर्ण। बराबर। तो जब मनुष्य कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सुनापन महसूस करता है, उसे सब कुछ पराया अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र बताया है। जगदीश बाबू दूर देश से आए थे, अकेले हैं। चौक की चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है कि अभ्यस्त होना। अभ्यस्त होना जिसका मतलब है कि आदत पड़ जाना। बराबर। और अनायास का मतलब है अपने आप, बिना प्रयास के। बराबर। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। बराबर। तो जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगता है? तो जगदीश बाबू बराबर अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए हैं। बराबर। और वे अकेले हैं और यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। बराबर। कि गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं है। बराबर। और वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। और उन्हें क्या लगता है जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गया है। और इस तरह जगदीश बाबू को यहाँ पर पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता है। और उनको अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल सब कुछ याद आने लगते हैं। तब चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। बराबर। यहाँ पर जब होटल में जगदीश बाबू आता है, बराबर, उसे अकेलापन महसूस होता है। बराबर। तब एक बालक आता है, चा साहब। तब जगदीश बाबू ने उनकी जो सिगरेट थी वो राखदानी में डाली और उन्हें लगा कि चाय साहब जो लड़का बोला था, इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता का मतलब है खालीपन। बराबर। तो जगदीश बाबू को खालीपन का अनुभव हो रहा था। बराबर। और उनकी जो शंका थी, उन शंका का समाधान यहाँ पर जगदीश बाबू करता है। बराबर। क्या नाम है तुम्हारा? बराबर। जगदीश बाबू उस बालक को पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा? बालक जवाब देता है मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? बराबर। जब बालक बोलता है कि पहाड़ का हूँ बाबूजी, तब जगदीश बाबू उसे कहता है कि पहाड़ तो सैकड़ों है। बराबर। जैसे कि पर्वत का नाम है आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तो तुम किस गांव के पहाड़ में से है?
इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। किसे? मदन को। बराबर कि पहाड़ और जिले में क्या भेद है, क्या फर्क है, उनके बारे में मदन को मालूम हो जाता है और मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। बराबर, तो उनका जो पहाड़ी विस्तार है वो कहाँ पर आया हुआ है? अल्मोड़ा में। बराबर, तो इसलिए मदन बोलता है कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्नों ने उसे संकोच में डाल दिया। कौन सा प्रश्न? तो अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। और उस प्रश्नों को मदन को संकोच में डाल दिया कि शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तब मदन बोलता है, डोटिया लोगो। वह संकुचाता हुआ सा बोला। बराबर, मदन का गांव का नाम है डोटिया लोगो। बराबर, तो यहाँ पर मदन संकोच अनुभव कर रहा था। क्यों? क्योंकि मदन के गांव का नाम था डोटिया लोगो और अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे उसका नाम बताने में संकोच हो रहा था। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। तो जगदीश बाबू के चेहरे पर पूर्ति एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। क्यों? क्योंकि जगदीश बाबू कैफे में आने से पहले बहुत एकाकीपन महसूस कर रहे थे, परंतु मदन की बातचीत होने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है। इस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव आने पर जगदीश बाबू के चेहरे पर पूर्ति एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। बराबर, और मदन भी प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी, उसके मुंह से शब्दों भी नहीं निकल रहा था और खोया खोया सा वह अपने अतीत भूतकाल को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, जैसे कि उनके अतीत का गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि उनकी माँ, जिसे पहाड़ी में माँ को ईजा बोलते हैं। बराबर, बाबा, दीदी और उनकी छोटी बहन का नाम है भूली। बराबर, और दाजू जिसका वो मदन का बड़ा भाई जो दाजू। बराबर, तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजू हाँ दाजू। बराबर, तो मदन जगदीश बाबू के साथ बातचीत करने पर बराबर वो दोनों उनके गांव के पड़ोसी गांव का ही है। बराबर, एक दूसरे के पड़ोसी गांव के है। बराबर, और इसलिए उनके साथ बात करने के बाद मदन को भी
उनका जो अतीत है, जो भूतकाल है, बराबर, वो याद आने लगता है, बराबर। और इसलिए मदन जगदीश बाबू के रूप में जगदीश बाबू मदन को उनका जो बड़ा भाई दाजू था, बराबर, उनके रूप में दिखने लगते हैं। बच्चों, अब जो आज हम यहाँ तक की कहानी इस वीडियो में समझते हैं और जो बाकी कहानी है उनके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।